Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है चैप्टर नंबर 3 इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेंट्रियोल्स। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने वैक्यूल्स को डिस्कस किया, होपफुली आपको उसकी बेहतरीन समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आइए हम सेंट्रियोल्स को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं ये सेल के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और इस ऑर्गेनेली को हम ना सिर्फ इसके फंक्शन को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बल्कि जो इससे अगला चैप्टर है वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसे अच्छी तरह से समझना है। अब स्टूडेंट्स हम सेंट्रियोल्स जो है ना, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर पाई जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बैरल शेप की होती हैं। बैरल कहते हैं इस तरह की शेप होती है, ठीक है, इसे कहते हैं बैरल शेप। आप बुक पे ड्रॉ कर लें इसे, ठीक है, इस तरह की एक शेप होती है, यहाँ से कर्व होती है, यहाँ से कर्व होती है और ऊपर से यहाँ से फ्लैट होती है, ठीक है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं बैरल शेप। बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इनकी लोकेशन क्या है, इनके कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर और फिर फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज। फ्रेंड्स बैरल शेप का होपफुली आपको पता चल गया होगा कि बैरल शेप किसे कहते हैं। इस शेप को बैरल कहते हैं। जिस तरह इस शेप को हम स्क्वायर कहते हैं, शेप्स के नाम है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं, इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह इस शेप को बैरल शेप कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स बैरल शेप ऑर्गेनेलीज हैं जो कि फाउंड कहां पर पाए जाते हैं, इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स मोस्ट प्रोटिस्ट। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास 5 किंगडम थे, ऐसे ही ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। उन 5 में से 2 किंगडम्स में, ठीक है, अब देखिए उन 5 में से 2 किंगडम्स में अब एक ये कि ये तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। पहली बात आपने ज़हन में रखनी है, जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसमें से मोनेरा निकल गया, अब बाकी रह गए 4 किंगडम्स। अब उन 4 किंगडम्स में से सेंट्रियोल्स 2 के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 2 हैं, एक स्टूडेंट्स है एनिमल्स और दूसरे हैं प्रोटिस्ट, ठीक है। अब तमाम एनिमल्स में और ज्यादातर प्रोटिस्ट में, ठीक है, मोस्ट प्रोटिस्ट, ठीक है, ज्यादा प्रोटिस्ट में, लाजमी नहीं कि सब प्रोटिस्ट में, कुछ प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स नहीं होते लेकिन ज्यादातर प्रोटिस्ट के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। अब फ्रेंड इसके अलावा बाकी एनिमल्स बचा, ठीक है, बाकी बैक्टीरिया के अंदर तो होते ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी रह गया प्लांट्स का और रह गया फंजाई। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, दे आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में, फंजाई में। स्टूडेंट्स हायर प्लांट्स से क्या मुराद है, प्लांट्स की ना 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं लोअर प्लांट्स और एक को कहते हैं हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपकी बुक में एनिमल्स और मोस्ट प्रोटिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन लोअर प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। लोअर प्लांट्स से मुराद होता है, देखिए मैंने आपको जब हमने स्टेप 1 पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि पौधे के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जाइलम कहते हैं। ये पौधे के अंदर ना पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह पौधे के अंदर एक नाली होती है, ट्यूब होती है, इसे हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोएम। आप इसे लिख रहे हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब स्टूडेंट्स ये जो जाइलम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और जो फ्लोएम है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करती है। अब अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए तो आप लोगों को दोनों का पता होगा। अब जाइलम फ्लोएम स्टूडेंट्स, अब जिन पौधों के अंदर ये दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये क्या है, ये हायर प्लांट्स हैं, और जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये लोअर प्लांट्स हैं। तो वो पौधे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, जो लोअर प्लांट्स, उन्हें लोअर प्लांट्स कहते हैं, उनके अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। और वो पौधे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं वो हायर प्लांट्स हैं, जिनके अंदर सेंट्रियोल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। अब ज्यादातर हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो पौधे जो हैं वो हायर प्लांट्स हैं, ज्यादातर पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। इसी वजह से आपकी बुक के अंदर इसको एब्सेंट में लिखा है कि हायर प्लांट। फ्लोर प्लांट्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स के अंदर, ज्यादातर प्रोटिस्ट के अंदर और लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है, इसकी लोकेशन है। और ये प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में, फंजाई के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स हर ऑर्गेनेली की लोकेशन जो है ये प्रेजेंस इसकी अलग अलग है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने इनको अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करके फिर इसको याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बुक में सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, लेकिन सेंट्रोसोम से पहले आपने इसका स्ट्रक्चर लिख रहा है, फिर सेंट्रोसोम आपने लिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन के बाद इसकी स्ट्रक्चर की एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप सेंट्रोसोम लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, वो कहता है ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिप्लेट्स। अब स्टूडेंट ट्रिपलेट किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट कहते हैं 3 को, ठीक है। तो 3 चीजें आपस में मिल जाती हैं, ट्रिपल, ट्रिपल किसे कहते हैं, 3 को। तो 3 चीजें आपस में मिल जाती हैं हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिपलेट। जैसा ये बोर्ड मार्कर है, ये एक सिंगल है, ये कितने बोर्ड मार्कर्स हैं, डबल हैं, 2 हैं। अब ये कितनी है, 3। अगर इन तीनों को मैं मिला दूं, इन तीनों का एक जोड़ा जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये ट्रिपलेट कहलाएगा। स्टूडेंट क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा।
तो अगर इस तरह देखिए आपके नजर आ रहा है एक ट्रिपलेट है, अगर मैं इस तरह के तीन तीन के 9 जोड़े बना दूं, कितने ट्रिपलेट्स बना दूं, 9 ट्रिपलेट्स बना दूं, मैं 9 जोड़े बना दूं और फिर उन 9 जोड़ों को मैं इस तरह से अरेंज करूं कि उनसे एक सर्कल बन जाए, उनसे क्या बन जाए, सर्कल बन जाए। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो शेप है ना ये होती है सेंट्रियोल की, समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं, इस सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स से मिलकर बने थे। अब ये ट्रिपलेट्स किसके हैं, कि क्या चीज है, यहाँ पे तो बोर्ड मार्कर के ट्रिपलेट कंसीडर कर रहे हैं ना, बोर्ड मार्कर, लेकिन यहाँ पे बोर्ड मार्कर नहीं होती, यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से, ठीक है, ये होलो शेप अंदर से खाली होती हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल है। अब 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर ठीक है एक ट्रिपलेट बना रही हैं। अब इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स जब इस तरह से एक सर्कल में अरेंज होंगे तो ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनेगा। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ की है। अब देखिए इन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब स्टूडेंट्स ये 9 क्या है, ट्रिपलेट्स है, 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूंगी एक ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रियोल के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाते हैं, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है, आप ये आंसर नहीं करेंगे 9, क्योंकि मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे नहीं पूछा कितने ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 3 के जोड़े हैं, ठीक है, 3 3 के 9 जोड़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे ना तो एक के अंदर एक, ये जो एक ट्रिपलेट है इसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 2 के अंदर कितनी होंगी 6, 3 के अंदर 9, 4 के अंदर कितनी होंगी, ठीक है 12, यहाँ पे 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24 और फिर यहाँ पर 27। तो स्टूडेंट्स कितनी 27, ये आपने ध्यान रखना है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रियोल के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक सेंट्रियोल के अंदर कितनी ट्रिपलेट्स होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो 9 ट्रिपलेट्स होती हैं। कंफ्यूज नहीं करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। और अगर आपसे पूछे एक सेंट्रियोल के अंदर कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये आपके बुक के अंदर शेप भी बनी हुई है, आप इसको वहां पे देख सकते हैं कि तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, ठीक है, अब ये तीन तीन अभी ट्रिपलेट्स हैं किस तरह से मिलकर एक सर्कल की शक्ल में एक सेंट्रियोल को बनाते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो सेंट्रियोल्स है एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और एनिमल सेल के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पर ना हमारे, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ पर एक सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। कितने सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। और ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, कहां पे होते हैं, राइट एंगल पर। जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है बैरल शेप और ये बैरल शेप। अब ये 2 सेंट्रियोल्स हैं, अगर आप देखें दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब एक इस तरह से है, ठीक है, और दूसरा जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से 2 सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है, और इन दोनों सेंट्रियोल्स को मिलाकर हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, आप जिसको ध्यान रखना है। वो कहते हैं देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, पेयर कहते हैं जोड़े को, ठीक है, जोड़े मतलब 2, ठीक है, देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की जोड़ा होता है इन विच जिसमें बोथ सेंट्रियोल्स, दोनों सेंट्रियोल्स आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट एंगल कहते हैं हम 90 डिग्री के एंगल को, जो 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो जो जिसमें दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद होते हैं। अब इन एनिमल सेल्स में जो पेयर है ना इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। अभी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज सेंट्रोसोम, डिफाइन सेंट्रोसोम। तो आप बताएंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर पाए जाते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रोसोम की लोकेशन क्या होती है, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर की बाहर वाली दीवार है, इसके करीब मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये आ गया कि पेपर में आ गया डिफाइन सेंट्रोसोम, तो आप सेंट्रोसोम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी लोकेशन की हेडिंग देंगे, सेंट्रोसोम की लोकेशन क्या है, फिर आप बताएंगे इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप के करीब पड़ा होता है। और उसके बाद ठीक है, अगर आप पॉसिबल हो तो आप इस तरह के डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल बना के दरम्यान में न्यूक्लियस और साइड पे ना एक बैरल शेप इस तरह से बना दें, दूसरी बैरल शेप इस तरह से, और बता दें कि ये हमारे पास इन दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। समझ आ रही है? तो ये सेंट्रियोल्स की लोकेशन, उसके बाद सेंट्रोसोम की डेफिनेशन, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, और ये डायग्राम जो है हमने इनको डिस्कस कर लिया।
अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन को, और एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेसल बॉडीज का, हम इसको डिस्कस करते हैं। आए अब तक सेंट्रीफ्यूज के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड रेस कर दिया ताकि मैं इसके फंक्शन को जो है वो अच्छी तरह से समझा सकूं। अब फ्रेंड्स आपने ये ध्यान से देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पे क्या चीजें लिख रहा हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल है वो तकसीम करते हैं। ठीक है, हमारे पास इस तरह से एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या करते हैं? सेल तकसीम होकर दो नए सेल्स बना देते हैं। ठीक है, इस अमल को कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेल डिवीजन। अब हर सेल के अंदर ना, जैसे आपको पता है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जगह डीएनए मौजूद होता है। अगर वो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं। और अगर वही डीएनए जो है वो इस तरह से अरेंज हो गया है तो स्टूडेंट्स इससे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट? क्रोमोसोम का नाम देते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, अगर डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ क्रोमैटिन, अगर इस तरह से अरेंज हो गया है तो क्रोमोसोम। अब स्टूडेंट्स होता क्या है हमारे पास, जब एक सेल तकसीम होता है ना, जब एक सेल क्या होता है? तकसीम होता है। और आपको पता है कि उसके यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर एक तरह यहाँ पर दो सेंट्रोइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर जुड़े होते हैं, तो दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब जब एक सेल तकसीम होना होता है तो होता क्या है, आपके यहाँ पे बड़ा लेक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, उसके जो दरम्यान में जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप ये फट जाती है और उसके अंदर डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है। अब वो इस तरह से क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। किस शक्ल में आ जाता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें पता है कि इसके बाहर इस तरह से देखिए बैरल शेप में दो सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं। इस दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। अभी एक सेंट्रोसोम है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। अब स्टूडेंट्स अब क्या होगा, जो सेंट्रोसोम है क्या करते हैं? अपनी कॉपी तैयार करते हैं। क्या करेगा? अपनी कॉपी तैयार करेगा, मतलब अपने जैसी एक और सेंट्रोसोम बना लेगा इस तरह से। समझाइए स्टूडेंट, देखिए इस तरह से इसकी कॉपी तैयार हो गई। फिर ये जो कॉपी है ना यहाँ पे नहीं रहती, बल्कि ये माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत कर जाना, मूव कर जाना। कि माइग्रेट कर जाती है इसकी ऑपोजिट साइड पर। कहां पर? इसकी ऑपोजिट साइड। ये है ना, अब ये माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ये क्या है? ये कॉपी है जो कि इसने तैयार की और अब इधर मूव कर गई है। अब फ्रेंड्स मूव करने के बाद अब ये क्या करेगा? अब जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना जो, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? स्पिंडल हम कहते हैं, ठीक है, स्पिंडल इस शेप को कहते हैं। ठीक है, स्पिंडल। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? खास किस्म के धागे हैं जो कि सेंट्रोसोम से निकलते हैं और उसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट? स्पिंडल फाइबर्स क्या है? ये खास किस्म के धागे हैं जो कि सेंट्रोसोम से निकलते हैं और क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। अब होता है, अभी आपको पता है जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, ये भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे जाके अरेंज होते हैं, धागे जाके अटैच हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं? फिर दोनों को सेपरेट करते खींचते हैं। हमारे पास है ना जो क्रोमोसोम इस शक्ल में इस तरह से सेंटर में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। एक धागा, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर और एक सेंट्रोसोम इस साइड पर है और दरम्यान में इस तरह से क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आता है, उसके एक हिस्से के साथ आकर अटैच हो जाता है इसके साथ, और यहाँ से जो आएगा वो उसके दूसरे हिस्से के साथ यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों खींचेंगे। जब खींचेंगे तो क्रोमोसोम का एक हिस्सा इधर आ जाएगा और एक हिस्सा इधर चला जाएगा। क्रोमोसोम जिस तरह से इसके दो बाजू थे ना, एक अलग हो जाएगा और एक अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या हो गए? अलग हो गए, इनकी अलग हो गई, ये सेपरेट हो गए। तो अब ये जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है ये किसने करवाई? ये करवाई इन धागों ने। इन धागों को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। और ये जो सेपरेशन है जो कि स्पिंडल फाइबर्स ने करवाई है क्रोमोसोम्स की, अब ये स्पिंडल फाइबर्स कहां से निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं सेंट्रोसोम से। अब ये सेंट्रोसोम एक साइड पे था, उससे पहले क्या हुआ? ये माइग्रेट करके सेल की दूसरी साइड पे चला गया। तो स्टूडेंट्स ये इसका फंक्शन है। आए हम इसको थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। वो के अंदर क्या लिखा हुआ? वो कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का तकसीम होना। मैंने आपको बताया सेल तकसीम होकर दो नए सेल्स बना देता है। हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल जो है वो सेल्स तकसीम हो रहे हैं। हम इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी सर मैं आपको सरसरी सा आइडिया दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। वो कहते हैं सेल तकसीम होना शुरू होता है तो जो पेयर है ना सेंट्रियोल्स का, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? आप इसे पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स भी लिख सकते हैं, आप इसे सेंट्रोसोम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बुक में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स लिखा हुआ, आप यहाँ पे सेंट्रोसोम भी लिख सकते हैं। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है या फिर जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है? वो डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट का क्या मतलब? अपनी एक कॉपी तैयार करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है? द न्यू पेयर। अब वो जो नई कॉपी तैयार होती है तो यहाँ से डुप्लीकेट करके जो नई कॉपी तैयार हुई, यहाँ पे मैं पढ़ के मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ।
यहाँ पे इस तरह से एक नई कॉपी तैयार हुई। अभी जो न्यू पेज जो बनता है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये मूव कर जाता है ऑपोजिट पोल ऑफ सेल। ठीक है, सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ। सेल्स की एक पोल ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये। जिस तरह जमीन है ना, जमीन के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट है, इस तरह एक पोल ये है, एक हिस्सा ये है, सेल का दूसरा ऑपोजिट हिस्सा ये है। तो ये क्या करता है, जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है जब ये डुप्लीकेट करता है, एक नया पेयर बना देता है, फिर वो मूव कर जाता है ऑपोजिट पोल की तरफ। अब फ्रेंड्स वहां पे जाके क्या होगा, देयर दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। जब वहां पे चला गया तो वहां पे जाके क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। फिर स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, विच आर रिस्पांसिबल, जो कि जिम्मेदार हैं फॉर सेपरेशन, अलैदगी ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल के तकसीम करने को। देखिए यहाँ पे सेल्स तकसीम होगा, जब सेल्स तकसीम होंगे तो इनके दरमियान में जो क्रोमोसोम्स है ना वो भी क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है, सेपरेशन जो है ये कौन करवा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स करवा रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहां से निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से, समझ आ रही है। और सेंट्रोसोम पहले एक था और उसने डुप्लीकेट अपनी कॉपी बनाई और सेल के ऑपोजिट साइड पर माइग्रेट कर गया। तो स्टूडेंट्स इसका फंक्शन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। हम इसको डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ बुक में बेसल बॉडीज का। अब स्टूडेंट्स बेसल बॉडीज क्या होती है, हम दो कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको पहले भी बताए थे, एक था सीलिया का और एक था फ्लैजेला का। सीलिया मैंने आपको बताया था खास तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें पैरामीशियम कहते हैं, इस तरह के गंधार होता है, इसमें क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। स्टूडेंट्स पैरामीशियम जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है। हमने इसे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा था। इसके बाद छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, सीलिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, सीलिया का नाम देते हैं। हमारा इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला पर होगा कि सीलिया और फ्लैजेला जो है हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा वहां पे, जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स ये सीलिया है और अभी सिर्फ आप इतने याद रखें फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है हमने इससे पहले बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजेला मौजूद होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम बैक्टीरिया को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं डिस्कस करेंगे इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब स्टूडेंट पहले हम इसको हिट कर लेते हैं। वो कहता है सेल्स व्हिच हैव सीलिया और फ्लैजेला, वो सेल्स जिनके पास सीलिया और फ्लैजेला मौजूद होते हैं। सीलिया क्या है, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि फ्लैजेला एक बड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूव करने में मदद देता है। इस तरह बैक्टीरिया के बाहर फ्लैजेला मौजूद है। अब फ्रेंड्स इनमें क्या होता है, द सेल्स व्हिच हैव सीलिया और फ्लैजेला कंटेन सेंट्रियोल्स, उनमें सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं नियर सेल मेम्ब्रेन। अब फर्स्ट करें, अगर हम यहाँ पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम की सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे इस तरह से क्या मौजूद होती है, सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ठीक है, अब इन सेंट्रियोल्स से असल में ये सीलिया निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो चूंकि सेंट्रियोल जो है सीलिया की बेस है, क्या है, बेस है, तो इसी वजह से वो सेंट्रियोल्स, ठीक है, जिन जो सेंट्रियोल जो सीलिया को बना रहे हैं उन सेंट्रियोल्स को हम नाम देते हैं बेसल बॉडीज का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, बेसल बॉडीज का नाम देते हैं। क्यों इसे बेसल बॉडीज कहते हैं, क्योंकि ऐसी बॉडीज हैं, ऐसी अजसाम हैं जिनसे सीलिया की बेस है, सीलिया की बुनियाद यहाँ से है, सीलिया की बुनियाद यहाँ रखी गई है, यहाँ से सीलिया निकल रही है, इसी वजह से मैंने बेसल बॉडीज का नाम देते हैं। और बेसल बॉडीज का काम क्या है, इनका काम है कि सीलिया और फ्लैजेला को बनाना। दोस्तों यहाँ देखें these centrioles are called basal bodies। अभी तो बेसल बॉडीज हैं, आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब स्टूडेंट्स सीलिया को तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, जो पैरामीशियम एक प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और हमें पता है कि जो सेंट्रियोल्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं और ठीक है लोअर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और किसके अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बैक्टीरिया को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला मौजूद है, लेकिन हमने बैक्टीरिया को डिस्कस नहीं करना क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया के अंदर कोई डाउट नहीं है कि फ्लैजेला नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होता है, लेकिन वो फ्लैजेला सेंट्रियोल्स नहीं बनाते। समझ आ रही है, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला सेंट्रियोल्स नहीं बनाते। हम यहाँ पे बैक्टीरिया को एज एन एग्जांपल नहीं लेंगे, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं स्पर्म सेल। स्पर्म सेल है, इसकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है, इसका एक हेड होता है इस तरह इसके पास एक फ्लैजेला होता है। अब ये जो फ्लैजेला है ना, ये यहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बेसल बॉडीज कहते हैं, कुछ सेंट्रियोल्स से निकलते हैं। ठीक है, तो जब आप यूकेरियोटिक सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की बात करेंगे और फ्लैजेला की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे स्पर्म की एग्जांपल लिख सकते हैं। किसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, स्पर्म की एग्जांपल लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो सीलिया की बात करेंगे तो पैरामीशियम की, ठीक है, तो पैरामीशियम में सीलिया निकल रहे हैं और स्पर्म में फ्लैजेला निकल रहे हैं। और यहाँ जहां से ये स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जहां पे इनकी बुनियाद है, उन सेंट्रियोल्स हैं, उस सेंट्रियोल्स और उन सेंट्रियोल्स को हम किसका नाम देते हैं, बेसल बॉडीज का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।